तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। द वीक एप रैंक मैन टेम 5 बीस्ट गर्ल बिकम टू द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड। ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर से देख लेना। अब बिना वक्त गवाए चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम दोनों ने बहुत ही अमेजिंग काम किया। इसी वजह से ओरेन को प्रमोट करके ई रैंक एडवेंचरर बना देती है। क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद रैन को काफी अच्छा रिवॉर्ड मनी मिलता है और वो डिसाइड करता है कि अब मैं एक प्रॉपर रूम को रेंट पर लूंगा ताकि आराम से रह सकूं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती कि इनमें सिर्फ एक ही रूम खाली होता है, जिस वजह से रैन और कैनेडी को वहीं एक रूम शेयर करना पड़ता है। रात को कैनेडी को बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि उसे पहली बार इतना सॉफ्ट और कंफर्टेबल बेड मिलता है। इधर रैन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी भी किसी लड़की के साथ रूम शेयर नहीं किया था। इसलिए रैन कैनेडी से कहता है कि तुम रूम में सो जाओ, मैं बाहर सो लूंगा। लेकिन कैनेडी कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम दोनों एक ही रूम में रहें। रैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक लड़का और लड़की का एक साथ रूम में सोना थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है। तब कैनेडी उसे कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे अपने मास्टर पर पूरा ट्रस्ट है। ये बात को सुनकर रैन उसे समझाता है कि किसी स्ट्रेंजर पर इतनी जल्दी ट्रस्ट करना सही नहीं होता और ये डेंजरस भी हो सकता है। लेकिन कैनेडी उसकी तरफ देखकर कहती है कि मैं तुम पर इसलिए ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि तुमने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान तक रिस्क में डाल दी थी, इसलिए मुझे पता है कि तुम एक गुड पर्सन हो। और ये बात को सुनकर रैन भी मान जाता है और डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं भी इसी रूम में रुक जाऊंगा। जब रैन सोने के लिए बेड पर लेटता है तब कैनेडी उसे देखते हुए सोचती है कि इतना दर्द और मुश्किल झेलने के बाद भी रैन अभी तक एक काइंड इंसान है। और ये भी सोचती है कि अपनी स्पीशीज के साथ रहकर वो भी हमेशा अकेली फील करती थी और उसके पास कोई भी ऐसा नहीं था जिस पर वो सच में भरोसा कर सके। लेकिन अब जब उसे रैन जैसा अच्छा इंसान मिल गया है तब कैनेडी अपने से प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा रैन के साथ रहेगी और उसकी पुरानी जिंदगी के दर्द को कम करने में उसकी मदद करेगी। उस दिन के बाद से रैन और कैनेडी दोनों एक साथ एडवेंचरर लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं और विलेज में काफी ज्यादा पीसफुल लाइफ जी रहे होते हैं। वो लोग मिलकर क्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं और धीरे धीरे अपनी नई लाइफ को साथ में एडजस्ट होते रहते हैं। लेकिन एक दिन जब वो एडवेंचरस गिल्ड जाते हैं तब रिसेप्शनिस्ट नटाली उन्हें एक नया और काफी डेंजरस क्वेस्ट देती है। नटाली बताती है कि गार्ड डॉग नाम का एक पावरफुल विलन स्ट्रेट ब्रिज पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से वहाँ का इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट बंद हो चुका है। नटाली उन्हें वार्न करती है कि ये क्वेस्ट काफी रिस्की है, इसलिए इसका रिवॉर्ड भी बहुत ही बड़ा है। अगर कोई इस मिशन को कंप्लीट करेगा तो उसे 5 गोल्ड कॉइन मिलेगा। ये सुनते ही रैन के माइंड में एक कैलकुलेशन चलने लगती है और वो सोचता है कि अगर मुझे इतना पैसा मिल गया तो मेरी लाइफ काफी कंफर्टेबल हो सकती है। इसलिए वो बिना डिले किए तुरंत इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद रैन और कैनेडी दोनों स्ट्राइड ब्रिज पर पहुंच जाते हैं ताकि वो अपना क्वेस्ट कंप्लीट कर सके। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तभी अचानक उनके ऊपर एक बड़ा सा शैडो पड़ता है। जब वो ऊपर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर एक जायंट ड्रैगन उड़ रहा है। कुछ ही सेकंड में वो ड्रैगन आसमान से नीचे उतरता है और जमीन पर इतनी जोर से लैंड करता है कि पूरी जगह ही हिल जाती है। फिर जैसे ही डस्ट सेटल हो जाती है तब वो ड्रैगन एक रेड हेयर वाली लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसके सर पर हॉर्न्स होते हैं। वो लड़की अपना नाम टान्या बताती है और कहती है कि मैं ड्रोनोइड रेस से हूँ जो दुनिया की एक और अल्टीमेट स्पीसीज है। टान्या बताती है कि मैं इस ब्रिज को अपने ट्रेनिंग ग्राउंड बनाकर रखी हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स के साथ फाइट करना बहुत ही पसंद है। रैन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि एक ड्रैगन से फाइट करना शायद से उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन कैनेडी उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि टेंशन मत लो क्योंकि मैं भी एक अल्टीमेट स्पीसीज हूँ। तभी टान्या लाइटनिंग स्पीड से रैन की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ पड़ती है और रैन मुश्किल से उस अटैक को डॉज कर पाता है। लेकिन टान्या भी थोड़ी सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि नॉर्मली वो एडवेंचरस को एक ही हिट में हरा देती थी। फिर टान्या अपने मुंह से एक पावरफुल फायर अटैक छोड़ती है जिसे देखकर रैन और कैनेडी दोनों तुरंत साइड में जंप करके बच जाते हैं। लेकिन उस फायर अटैक की वजह से कैनेडी के टेल का थोड़ा सा पार्ट जल जाता है जिससे कि वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। गुस्से में कैनेडी तुरंत टान्या पर अटैक कर देती है और फिर दोनों अल्टीमेट स्पीसीज एक दूसरे के साथ पंचेस और लातों के साथ फाइट करने लगते हैं। ये देखकर रैन भी उनकी हेल्प करने के लिए फाइट में जंप कर जाता है। लेकिन टान्या बहुत ही पावरफुल होती है और वो दोनों के अटैक को इजिली ब्लॉक कर लेती है। फिर वो दोनों को पकड़कर घुमाती है और उन्हें हवा में उछाल देती है। उसके बाद टान्या अपनी एनर्जी गैदर करती है और उन दोनों पर एक बड़ा सा फायरबॉल अटैक लॉन्च कर देती है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर रैन और कैनेडी एक दूसरे के पैर को पुश कर देते हैं जिससे कि वो हवा में डायरेक्शन को चेंज करके उस डेंजरस फायरबॉल से बच जाते हैं। फाइट के दौरान ही रैन को समझ में आ जाता है कि अगर वो टान्या के साथ डायरेक्ट फाइट करेगा तो शायद से वो लोग जीत ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो कैनेडी से कहता है कि मुझे बस 3 मिनट का टाइम दो ताकि मैं अपना नया प्लान को एग्जीक्यूट कर सकूं। कैनेडी तुरंत उसकी बात को मान लेती है और फुल स्पीड से टान्या पर अटैक करती है ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ कर सके। इधर जब कैनेडी और
टानिया एक इंटेंस फाइट में बिजी होती है। तब रैन अपनी आंखें बंद करता है और आसपास के किसी क्रिएचर की प्रेजेंस को फील करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद उसे एक छोटा सा बर्ड ब्रिज के आसपास उड़ता हुआ फील होता है। रैन तुरंत अपनी टेमिंग एबिलिटी का यूज करता है और उस बर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। फिर रैन उस बर्ड को कमांड देता है, जाओ और अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाओ। इधर फाइट करते करते कैनेडी थोड़ी सी टायर्ड होने लगती है, लेकिन तभी अचानक आसमान से बहुत ही सारे बर्ड्स का एक बहुत ही बड़ा स्वैन ब्रिज पर आ जाता है और टानिया पर लगातार अटैक करने लगता है। टानिया रैन का मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम इतने छोटे छोटे बर्ड से मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी अचानक उसकी बॉडी में कुछ अजीब होने लगता है। उसका पूरा बॉडी नम हो जाता है और वो तुरंत जमीन पर गिर जाती है। असल में वो बर्ड्स एक स्पेशल स्पीसीज के होते हैं जिनके बीक्स में एक पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन होता है जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एक ड्रैगन को भी पैरालाइज कर सकता है। इस तरह रैन और कैनेडी फाइनली टानिया को हरा देते हैं। उसके बाद रैन टानिया के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो ताकि हम बात कर सके। फिर वो सब एडवेंचरस गिल्ड वापस आ जाते हैं और रैन नटाली को बताता है कि मैंने मिशन सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिया। ये सुनकर नटाली काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर नटाली पूछती है कि ये रेड हेयर वाली लड़की कौन है। तब टानिया लगभग अपनी असली आइडेंटिटी बताने वाली होती है कि वो एक ड्रैगन है, लेकिन रैन तुरंत उसकी बात को बीच में ही काट देता है और कहता है कि ये बस मेरी एक फ्रेंड है। फिर वो टानिया को जल्दी से बाहर ले जाता है। बाहर आने के बाद रैन उसे समझाता है कि तुम अपनी ड्रैगन वाली आइडेंटिटी किसी को मत बताना, वरना सिटी में बहुत ही बड़ा कियोस हो सकता है। फिर रैन उसे समझाता है कि तुम और फ्री हो और जहाँ चाहे जा सकती हो, बस फ्यूचर में किसी एडवेंचर पर अटैक मत करना। लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए टानिया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे टेम करो और अपनी पार्टी में इंक्लूड करो। ये बात को सुनकर कैनेडी तुरंत मना कर देती है क्योंकि उसे थोड़ी सी जेलसी हो रही होती है। लेकिन जब टानिया उसे छेड़ते हुए कहती है कि तुम सिर्फ जेलस हो रही हो, तब कैनेडी मजबूरी में हाँ बोल देती है। रैन भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि क्या एक इंसान एक साथ दो अल्टीमेट स्पीशीज को टेम कर सकता है या नहीं। लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि एक बार ट्राई करना चाहिए। फिर रैन अपनी टीमिंग एबिलिटी का यूज करता है और टानिया के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और रैन एक ड्रैगनोइड गर्ल को भी टेम कर लेता है। दूसरी तरफ ओरिजिनल हीरोज पार्टी एक डार्क फॉरेस्ट में स्ट्रगल कर रही होती है और धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगता है कि उनकी टीम की सक्सेस रैन का कितना बड़ा रोल था। इसलिए एरिगोस डिसाइड करता है कि वो रैन को खुद ढूंढकर वापस पार्टी में लेकर आएगा। लेकिन उसका प्लान सच में काफी ज्यादा सेल्फिश होता है। वो सोचता है कि रैन को सिर्फ एक कमजोर इंसान समझकर वापस बुला लेगा और उससे फिर से छोटे मोटे काम ही करवाएगा, जैसे कि उनका लगेज उठाना या फिर उनके सारे काम को करवाना, और एक महीने के बाद फिर से उसे पार्टी से निकाल देगा। उधर होटल के रूम में कैनेडी और टानिया एक दूसरे से झगड़ रही होती है कि रैन के पास कौन सोएगा। दोनों ही उसके पास सोना चाहती थी, जबकि बेचारा रैन ऑलरेडी सो चुका होता है और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि उसके आसपास का कियोस चल रहा है। अगले दिन रैन की नई पार्टी अपना पहला क्वेस्ट लेने के लिए जाती है। उन्हें स्लाइम्स नाम के क्यूट मॉन्स्टर को हंट करना होता है। ये मॉन्स्टर ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई करके और इसी वजह से लोकल फार्म्स और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। कैनेडी इन स्लाइम्स को देखकर थोड़ी सी कंप्लेन करती है क्योंकि वो कहती है कि ये बहुत ही स्टिकी होते हैं और अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। लेकिन टानिया कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि वो अपने फायरबॉल से इन सब स्लाइम्स को एक ही बार में खत्म कर सकती है। रैन ये सब देखकर खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे लगता है कि दोनों लड़कियां धीरे से एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो रही है। थोड़ी देर तक एरिया सर्च करने के बाद भी जब उन्हें कोई स्लाइम नहीं मिलता तो रैन डिसाइड करता है कि उसे थोड़ा ऊपर से देखना चाहिए। इसलिए वो एक बर्ड को समन करता है और अपनी एक स्पेशल एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। इस एबिलिटी से वो अपनी कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा बर्ड के अंदर ट्रांसफर कर देता है। जैसे वो ये करता है उसका ओरिजिनल बॉडी बिल्कुल लूज हो जाता है और वो टानिया की थिंग्स पर गिर जाता है। तभी बर्ड के थ्रू रैन की आवाज उन दोनों लड़कियों को सुनाई देती है और वो बताता है कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस को टेम्परेरी किसी एनिमल में ट्रांसफर कर सकता हूँ। कैनेडी उसकी इतनी सारी पावरफुल एबिलिटीज को देखकर काफी शॉक हो जाती है, जबकि टानिया मजाक में कहती है कि अब तो रैन का बॉडी बिल्कुल अनकॉन्शियस है और उसके साथ क्या क्या किया जा सकता है। इधर बर्ड आसमान में उड़ते हुए उन्हें बोलता है कि मेरे ह्यूमन बॉडी का ध्यान रखना। ऊपर से देखते हुए रैन को एक जगह पर बहुत ही सारे स्लाइम्स इकट्ठा नजर आते हैं जो कि बिल्कुल एक आर्मी की तरह लग रहे होते हैं। वो दोनों को गाइड करता है और उन्हें सीधा उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर स्लाइम्स का बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है। जैसे ही कैनेडी अटैक करने के लिए जंप करने वाली होती है तब टानिया उसे रोक देती है और रैन से पूछती है क्या तुम मैजिक यूज कर सकते हो। रैन थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर कहता है कि मैं सिर्फ एक छोटा सा फायरबॉल बना सकता हूँ जो कि मुश्किल से एक कैंडल जलाने के काम आता है। तब टानिया उसे कहती है कि फिर भी ट्राई करो और अपनी फायर मैजिक को इन स्लाइम्स पर यूज करो। रैन को लगता है कि शायद ये एक अच्छा चांस है, इसलिए अपनी एनर्जी को फोकस करता है और एक फायरबॉल को लॉन्च कर देता है। लेकिन जैसे ही वो फायरबॉल स्लाइम पर गिरता है तो एक मैसिव एक्सप्लोजन हो जाता है और एक ही अटैक में ज्यादातर स्लाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर रैन भी खुद बहुत ही शॉक हो जाता है। तब टानिया उसे समझाती है कि जब कैनेडी ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब उसने तुम्हें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का एक पार्ट दे दिया था
और जब तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब तुम्हें मेरी ड्रैगन वाली पावरफुल मैजिक एनर्जी का भी एक हिस्सा मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि अब रैन के पास दुनिया के सबसे पावरफुल मैजिकल एफिनिटीज में से एक आ चुकी है। लेकिन तभी फॉरेस्ट के अंदर से एक और भी ज्यादा पावरफुल स्लाइम बाहर आने लगता है। तानिया ये डिक्लेयर करती है कि अब दोनों ही रैन की ट्रेनिंग को टारगेट बनाएंगी और वो उससे कहती है कि अगर तुम सच में हमारा मास्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी न्यू पावर को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। रैन जो थोड़ा सा हेजिटेट होता है और मजबूरी में उनकी बात को मान लेता है। उसके बाद तानिया के गाइडेंस में वो पूरी तरीके से आफ्टरनून अपनी मैजिक की प्रैक्टिस करता रहता है ताकि वो अपनी पावर को सही से यूज करना सीख जाए। उसके बाद जब वो वापस से गिल्ड में आते हैं तो उन्हें अपने काम के लिए एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। फिर अपने दिन एंजॉय करने के लिए तीनों साथ में शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं और रात को एक बहुत ही लेविश डिनर करते हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर रैन ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि उसकी दोनों कंपेनियंस कितना ज्यादा खाना खा सकती है, क्योंकि रेस्टोरेंट के लगभग सारा खाना ही खत्म कर देती है। डिनर के दौरान दोनों लड़कियों को क्यूरियोसिटी होती है और वो रैन से पूछती है कि आखिर तुम इतने स्किल्ड बीस्ट टेमर कैसे बन गए, तुमने ये सब कहाँ से सीखा। रैन ये सवाल सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, जिसे देखकर दोनों लड़कियां उसे जल्दी से कहती है कि अगर ये बात तुम्हारे लिए पेनफुल है तो तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब रैन देखता है कि वो दोनों सच में उसकी केयर करती हैं, तो अपने पास्ट की कहानी बताना शुरू करता है। रैन बताता है कि उसका बचपन एक ऐसे विलेज में गुजरा था जहाँ लगभग सभी लोग बीस्ट टेमर ही थे। उसके पेरेंट्स ने ही उसे एनिमल्स के साथ कांटेक्ट करना और उन्हें समझाया था, सिखाया था। लेकिन उसकी ये खुशहाल जिंदगी एक दिन बर्बाद हो गई। एक दिन जब उसके पेरेंट्स बिजी थे तो रैन अकेला ही फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करने के लिए चला गया। वो अपनी ट्रेनिंग में इतना ज्यादा फोकस हो गया था कि उसने स्काई में चमक रही एक अजीब सी रेड ग्लो को नोटिस ही नहीं किया। जब वो ट्रेनिंग करके वापस अपने विलेज में आया तो उसने देखा कि पूरा गाँव जलकर राख हो चुका था और वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा था। उस भयानक हादसे में रैन ही सिर्फ इकलौता सर्वाइवर था। बाद में कुछ एडवेंचरस ने उसे अपने साथ रख लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे अपने साथी की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि वो हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे और उसे गंदे और बदतमीज वाले काम करवाते थे। लगभग 10 साल तक रैन की जिंदगी ऐसे ही गुजरती रही। फिर एक दिन जब हीरो एरियोस ने उसे अपनी पार्टी में ज्वाइन करने का ऑफर दिया तो बेचारा रैन बिना सोचे समझे तुरंत मान गया। रैन चाहता था कि वो अपनी बीस्ट टेमर एबिलिटी का यूज करके दुनिया में कुछ अच्छा करे और किसी और के साथ वैसा ट्रेजेडी होने से रोक सके जैसा उसके विलेज के साथ हुआ था। लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा, हीरो की पार्टी में उसे कभी भी एली की तरह ट्रीट नहीं किया गया, बल्कि उसे सिर्फ लगेज उठाने और बाकी मेंबर्स के गंदे काम जैसे पोटी क्लीन करने तक के लिए मजबूर किया गया था। अपनी कहानी को खत्म करते हुए रैन थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है और लड़कियों से माफी मांगता है कि शायद से वो उनके सामने थोड़ा सा वीक बिहेव कर रहा है। लेकिन तभी कनाडे उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कंसोल करती है। अब उसे समझ में आ चुका होता है कि रैन हमेशा दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में क्यों डाल लेता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई और भी वही डर और तन्हाई महसूस करे जो कि उसने अपनी जिंदगी में झेला है। तानिया भी उसकी ये बात से एग्री करती है और कहती है कि रैन की काइंडनेस ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और उसे अपने मास्टर पर पूरा प्राउड है। और ये सब सुनकर कुछ पल के लिए रैन को लगता है कि इतने सालों का जो भी दर्द और ट्रॉमा उसने झेला था, शायद से उन सब का एंड अब हैप्पी कंक्लूजन में होने वाला है। लेकिन तभी अचानक रैन को पता चलता है कि दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुकी है और हीरो की पार्टी पर बहुत ही फ्यूरियस हो गई है। वो दोनों कसम खा लेती है कि जो कुछ भी रैन के साथ हुआ है उसका बदला वो हीरो की पार्टी से जरूर लेंगे। अगले दिन रैन, तानिया और कनाडे तीनों मिलकर एक ग्रुप ऑफ लो लेवल्स ऑर्क्स को हंट करने के लिए निकल जाते हैं। तानिया इस मिशन को लेकर काफी एक्साइटेड होती है और वो इस बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी फायर ब्रीथ से कुछ ऑर्क्स को आसानी से उड़ा देती है। लेकिन रैन उसे वार्न करता है कि हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और एनिमीज को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन तानिया उसकी बात को लाइटली ले लेती है और थोड़ा सा एटीट्यूड में कहती है कि कोई भी ऑर्क उसे छू भी नहीं सकता। फिर वो और भी मोस्टर को अटैक करके खत्म करने लगती है। लेकिन इस बीच एक ऑर्क छुपकर वहाँ पर हाइड हो जाता है और तानिया उसको नोटिस ही नहीं कर पाती। अचानक से वो ऑर्क पीछे से आ जाता है और तानिया की लेग पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी एक और ऑर्क नाइफ लेकर पीछे से उस पर अटैक करने के लिए जंप करता है। लेकिन उसके अटैक करने से पहले रैन तुरंत तानिया के सामने आ जाता है और उस नाइफ का अटैक खुद पर ले लेता है, जबकि कनाडे दूसरे ऑर्क को जोर से किक मारकर दूर फेंक देती है। ये सब देखकर तानिया को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसी की वजह से उसके मास्टर को चोट लग गई थी और थोड़ी सी डिप्रेस्ड भी हो जाती है। लेकिन रैन अपने ऊपर हीलिंग मैजिक का यूज कर लेता है और तानिया को समझाता है कि सब कुछ ठीक है और उसे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी जब वो लोग वापस से टाउन पहुँचते हैं, तानिया पूरे टाउन चुप रहती है और थोड़ी सी डिस्टेंट रहती है। जब रैन उसके पास जाकर बात करता है तो ड्रैगन गर्ल तुरंत उसे अपोलाइज बोल देती है। लेकिन रैन बस प्यार से तानिया के हेड पर पैट करता है और कहता है कि जब तक मेरी दोनों कंपेनियन सेफ हैं, तब तक बाकी किसी चीज की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। उस रात जब रैन सो रहा होता है, तानिया चुपचाप उसे देखती रहती है और वो सोचने लगती है कि कोई भी इंसान इतना काइंड कैसे हो सकता है। फिर उसे दिन में हुआ वो इंसिडेंट याद आता है और उसके दिल में एक अजीब सी वार्म फीलिंग आने लगती है। जब उसे रियलाइज होता है कि शायद से उसे अपने मास्टर रैन पर
पर थोड़ा सा क्रश हो गया है। अगले दिन टानिया रैन को सजेस्ट करती है कि उसे अपने रिवॉर्ड के कुछ पैसे यूज करके बेटर इक्विपमेंट और एक प्रॉपर कॉम्बैट वेपन खरीद लेना चाहिए। इसलिए तीनों मार्केट की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो मार्केट में पहुंचते हैं, रैन अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसके सामने उसकी पुरानी हीरो पार्टी खड़ी होती है। रैन अब अपनी पुरानी लाइफ को पीछे छोड़ चुका होता है, इसलिए उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन अरियोस उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसे क्राउड कहकर इंसल्ट कर देता है। जब टानिया अपने मास्टर को डिफेंड करने के लिए आगे आती है, तब अरियोस को पता चलता है कि रैन के साथ दो पावरफुल अल्टीमेट स्पीसीज खड़ी है। वो फिर से रैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम इन दोनों का सिर्फ सर्वेंट हो। लेकिन ये बात को सुनकर कनाडे बहुत ही गुस्से में आ जाती है और प्राउडली डिक्लेयर करती है कि रैन उनका सर्वेंट नहीं बल्कि उनका मास्टर है। ये बात को सुनकर अरियोस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तब वो अपना असली प्लान रिवील करता है और रैन से कहता है कि उसे दोबारा से उसकी टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तब अरियोस रैन को समझाता है कि उसका नेक्स्ट मिशन लॉस्ट वर्ड्स को एक्सप्लोर करना है। ये एक मैजिकल फॉरेस्ट होता है जहाँ पर रास्ते बार बार चेंज होते रहते हैं, इसलिए उस जंगल के अंदर नेविगेट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। अरियोस चाहता था कि रैन अपनी एबिलिटी से उनकी हेल्प करे ताकि वो लोग इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। उसकी पार्टी के बाकी मेंबर्स भी बोलने लगते हैं कि ये रैन के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन रैन बिना ज्यादा सोचे समझे सीधा उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी मीना उसे रोक लेती है और कहती है कि बस 1 मिनट उसकी बात सुन लो। मीना रैन को बताती है कि उस फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत ही रेयर और नोबल रेलिक छुपा हुआ है जिसका नाम शील्ड ऑफ ट्रुथ है। ये शील्ड डीमन किंग को हराने के लिए बहुत ही जरूरी है। मीना आगे बताती है कि अगर डीमन किंग को जल्दी से डिफीट नहीं किया गया तो वो पूरे कंट्री के विलेज पर अटैक कर देगा, जिससे लाखों के लोगों की जान जा सकती है। ये बात रैन के दिल को छू जाती है और वो सोचने लगता है कि अगर उसकी हेल्प से इतने सारे लोगों की जान बच सकती है तो शायद से उसे मदद करनी चाहिए। इसी वजह से रैन मजबूरी में हीरो की पार्टी की हेल्प करने के लिए मान जाता है ताकि वो शील्ड ऑफ ट्रुथ को ढूंढ सके।